हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी विद निराला यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मुझे आशा है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे हिंदी वर्णमाला को और हमने हिंदी वर्णमाला को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। उसके बाद हम लेकर के आए हैं हिंदी वर्णमाला का प्रैक्टिस सेट। तो उसमें परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों, चलो हम लगाते हैं प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, पहला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो दोस्तों, हमने पहले बता दिया था कि जो लिखित रूप में जो वर्ण लिखे जाते हैं उन्हें वर्ण कहते हैं, और दोस्तों जो मौखिक रूप से हम बोलते हैं, जिनके उच्चारण में उस वर्ण की ध्वनि निकलती है, उसे ध्वनि कहते हैं। तो दोस्तों, सबसे छोटी इकाई यहाँ क्या है? वर्ण। दोस्तों, आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो चलो दोस्तों, हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं शब्द के समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो दोस्तों, मैंने बताया था आपको कि वर्णों के सार्थक क्रम को हम जब व्यवस्थित क्रम में रखते हैं, यानी वर्णों के सार्थक रूप को जब हम व्यवस्थित क्रम में रखते हैं, तो वो एक वर्णमाला बन के तैयार होती है। तो यहाँ ऑप्शन सही होगा, यानी विकल्प सही होगा यहाँ पर डी, यानी वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। दोस्तों, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? 50, 51, 52, 53। तो दोस्तों, यहाँ ऑप्शन सही होगा सी। दोस्तों, 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं इसमें। दोस्तों, तो ऑप्शन सही होगा सी। दोस्तों, इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलो दोस्तों, अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? ऑप्शन ए गे घे, ऑप्शन बी जय झ, ऑप्शन सी डे ढे, ऑप्शन डी पे फे। तो दोस्तों, हम ऑप्शन चुनेंगे यहाँ पर ऑप्शन सी, क्योंकि टे ठे टे ठे मूर्धन्य व्यंजन होते हैं और ये इसी टे के यानी टे वर्ग में आते हैं ये सभी। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सही होगा सी, क्योंकि ये कंठ से बोले जाते हैं, ये तालु से बोले जाते हैं क्योंकि ये च वर्ग के हैं, और ये ओष्ठ से बोले जाते हैं क्योंकि ये पे वर्ग के हैं। तो दोस्तों, यहाँ ऑप्शन सही होगा सी। अब दोस्तों, चलते हैं 5वें प्रश्न पर। 5वां प्रश्न है, निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो दोस्तों, हमने आपको बताया था कि के वर्ग कंठ से बोला जाता है, च वर्ग तालु से बोला जाता है, ते वर्ग दंत से बोला जाता है, और टे वर्ग मूर्धा से बोला जाता है, उसे मूर्धन्य कहते हैं, और पे वर्ग ओष्ठ से बोला जाता है, उसे ओष्ठ कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पूछा गया है कि कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो के वर्ग किससे बोला जाता है? कंठ से। तो ऑप्शन यहाँ सही होगा ए, ऑप्शन होगा सही ए। तो दोस्तों, अब चलते हैं हम छठे प्रश्न पर। छठा प्रश्न होगा, निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? क्या? निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? तो दोस्तों, स्पर्श व्यंजन में प्रत्येक वर्ग का जो 5वां वर्ण होता है वो नासिक के व्यंजन होता है। तो दोस्तों, ये तो ऊष्म व्यंजन हुआ, क्योंकि ऊष्म व्यंजन में वर्णों की संख्या होती है 4, और गे ये कंठ है, कंठ से बोले जाने वाला वर्ण है,
ये तालु से। तो दोस्तों यहाँ वर्ण का 5वां अक्षर या है, तो ये ऑप्शन सही होगा। दोस्तों यहाँ ऑप्शन सही होगा बी। आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों चलते हैं हम प्रश्न नंबर 7 के साथ जाएंगे। अब प्रश्न कह रहा है ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं। ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं। दोस्तों हम जब ए को तोड़ेंगे तो ये इस तरह टूटेगा। तो दोस्तों ए हमने बताया था कि ये कंठ से बोला जाता है और ई तालु से। अगर हम दोनों को मिलाएंगे तो ये बनेगा कंठ तालव्य। भाई ये कंठ से ये तालव्य व्यंजन हुआ, ये तालव्य व्यंजन हुआ। तो दोस्तों इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ऑप्शन को चुनेंगे, हम विकल्प को चुनेंगे कि इसमें विकल्प कौन सा है। तो हम जाएंगे विकल्प नंबर यानी ऑप्शन डी के साथ। ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं कंठ तालव्य। दोस्तों अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। दोस्तों प्रश्न नंबर 8 में हिंदी वर्णमाला में आयोगभा वर्ण कौन सा है। ए आ ई उ अंग अह। तो दोस्तों ये बोले जाते हैं कंठ से, ये बोले जाते हैं तालु से और ये बोले जाते हैं ओठ से। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सही होगा ऑप्शन डी यानी विकल्प डी यहाँ सही होगा। तो दोस्तों अब हम 9वें प्रश्न पर चलते हैं। 9वां प्रश्न है वह व्यंजन है क्या है। ऊष्म व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, या महाप्राण है, या अघोष है। तो दोस्तों तो यहाँ ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी, क्योंकि अंतस्थ व्यंजन हमने बताए थे आपको य र ल व, ये 4 इनकी संख्या होती है 4, य र ल व। तो इसमें हमें दे रखा है व, तो यहाँ ऑप्शन सही होगा बी, क्योंकि ऑप्शन बी में दे रखा है अंतस्थ। तो ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पर। तो अब दोस्तों चलते हैं हम 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न है लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे ... कहते हैं। तो दोस्तों हम लिखित रूप से भाषा का प्रयोग करते हैं, हमें भाषा का आदान प्रदान करने के लिए, संचार करने के लिए हमें कुछ चिन्हों की ज़रूरत होती है उन्हें लिखने के लिए। वो क्या होते हैं, लिपि। जैसे हमने कमल लिखा और इसमें जो हमें जिन चिन्हों की ज़रूरत हुई जैसे क, मैं, ल, तो ये क्या है, लिपि। तो दोस्तों जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं, लिपि। और हमारी लिपि देवनागरी लिपि है और हमारी लिपि में कुल वर्ण हैं 52। तो आपको ये सब याद होगा। दोस्तों अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 11वें की तरफ। दोस्तों प्रश्न कह रहा है 2 व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं जो क्या कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन, अल्पप्राण व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, महाप्राण व्यंजन। तो यहाँ विकल्प ए सही होगा, ए सही। क्यों, क्योंकि संयुक्त व्यंजन 6। अब इसको तोड़ेंगे तो क प्लस से इसमें तोड़ते हैं। अगर हम दोनों को मिलाएंगे तो इस वर्ण का निर्माण होगा। इसलिए यहाँ पर विकल्प
ए सही होगा। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है पे फे वे पे फे ब भ म व्यंजन होते हैं दंत ओष्ठ तालव्य या कंठ है। तो दोस्तों हमने आपको बताया था कि जो पा वर्ग होता है वो किससे बोला जाता है, ओठ से, ओठ से, तो उसे क्या बोलते हैं, ओष्ठ। तो यहाँ विकल्प भी सही होगा। दोस्तों अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व दीर्घ और प्लुत क्या हैं। यानी वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व दीर्घ और प्लुत क्या हैं। दोस्तों ऑप्शन 4 दे रखे हैं। तो स्वर, व्यंजन, मात्रा, विसर्ग। तो दोस्तों हम ऑप्शन ए पर जाएंगे क्योंकि ये तीनों के तीनों स्वर हैं, यानी ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, यानी मात्रा के आधार पर क्या हैं ये स्वर। दोस्तों अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कै गे जय फे ध्वनियाँ किसकी हैं। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि शिव प्रसाद सितारे हिंद के अनुसार आगत वर्णों की संख्या 5 है। तो दोस्तों कै गे जय फे इसमें पूछा गया है कि ध्वनियाँ किसकी हैं, संस्कृत की हैं या अरबी फारसी की हैं या अंग्रेजी की हैं या दक्षिणी भाषाओं की। तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन सही होगा बी, क्योंकि ये अरबी फारसी की ध्वनियाँ हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन सही होगा ए, क्योंकि मैंने पीछे भी बता दिया है ऊष्म व्यंजन से है, ये चारों, इनकी संख्या होती है 4। दोस्तों तो विकल्प सही होगा यहाँ ए। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है छह ध्वनि किसके अंतर्गत आती हैं। यानी 6 ध्वनि किसके अंतर्गत आती हैं, मूल स्वर, घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण, तालव्य वर्ण। तो दोस्तों मैंने पीछे भी बताया था, इसका उदाहरण भी दिया था, ये इसमें तोड़ा था। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे इसके विच्छेद से कि ये कौन सा वर्ण है। तो ये वर्ण होगा संयुक्त वर्ण, क्योंकि इनके सहयोग से इसका निर्माण हुआ है। दोस्तों अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हिंदी शब्दकोश के 6 का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। दोस्तों आपको अब अच्छे से इसके बारे में जानकारी हो गई होगी, क्योंकि ये के प्लस से इससे मिलकर बना है, इससे मिलकर के, इन दोनों से मिलकर के बना है। तो हिंदी शब्दकोश के 6 का क्रम किस वर्ण के बाद होगा। तो किस क्रम के बाद होगा, के। तो ऑप्शन यहाँ सही होगा ए, यानी विकल्प ए के साथ जाएंगे। दोस्तों चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है ज्ञ वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है। ज्ञ वर्ण किस वर्णों के योग से बना है। तो दोस्तों ऑप्शन है यहाँ बी, ऑप्शन है यहाँ बी, यानी विकल्प बी के साथ जाएंगे। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए
उन वर्णों को कहते हैं, क्या कहते हैं? अघोष, सघोष, अल्पप्राण या महाप्राण। तो यहाँ ऑप्शन सही होगा, यानी विकल्प सही होगा ए, क्योंकि अघोष वर्णों का उच्चारण करते समय किसी भी प्रकार का कोई कंपन नहीं होता है, इसलिए इसको अघोष वर्ण कहते हैं। केवल श्वास के आधार पर ही ये बोला जाता है। दोस्तों अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? दोस्तों आपको मैंने स्पर्श व्यंजन के बारे में बताया था, और स्पर्श व्यंजन के 5 वर्ग होते हैं, और आपको वर्ग भी अच्छे से याद हो गए होंगे। तो दोस्तों आपको पता होगा कि घ का उच्चारण स्थान क्या है। घ आता है किसमें? क वर्ग में। तो ये क वर्ग किससे बोला जाता है? ये बोला जाता है कंठ से। तो इसका सही उत्तर होगा कंठ, यानी विकल्प बी। दोस्तों चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन, तो दोस्तों विकल्प बी, यानी ज्ञ, ये संयुक्त व्यंजन है। इसे जब हम तोड़ेंगे तो इस तरह से तोड़ेंगे, तो ये संयुक्त व्यंजन है ज्ञ। चलो दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? दोस्तों दंत नहीं है, तो यहाँ पर त दंत है, न दंत है, द भी दंत है। यहाँ जो ट है विकल्प डी है, ये मूर्धन्य है, ये मूर्धन्य। तो यहाँ सही उत्तर होगा इसका विकल्प डी। अब दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है, तो इनमें से क्या नहीं है? वर्ण व्यंजन। उ नहीं है, ख नहीं है, या र नहीं है, या य नहीं है, या। तो इसमें ऑप्शन सही होगा ए, यानी विकल्प ए सही होगा। क्यों? क्योंकि ये स्वर है, बाकी के सभी व्यंजन हैं। चलो दोस्तों इतनी बात समझ में आई होगी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है? तो दोस्तों पहचानेंगे और बताएंगे। प, ब, म और ता, यानी इनमें से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है? तो दोस्तों प ओष्ठ है, क्यों? ब ओष्ठ है, मैं ओष्ठ है, क्योंकि ये तीनों एक ही वर्ग के वर्ण हैं। यहाँ जो चौथा वर्ण है त, यानी चौथा ऑप्शन डी है, उसमें त दिया हुआ है, जो दंत्य यानी दंत्य व्यंजन है, इसलिए ऑप्शन यहाँ सही होगा डी। ऑप्शन डी सही होगा। चलो दोस्तों आगे चलते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अयोगवा है? तो दोस्तों विसर्ग, महाप्राण, संयुक्त व्यंजन या अल्पप्राण। तो दोस्तों यहाँ विकल्प सही होगा विसर्ग, यानी विकल्प ए, क्योंकि हमारे विसर्ग तो ऑप्शन सही होगा यहाँ ए।
दोस्तों ये दोनों अयोगवाह हैं, इसलिए ये क्या होंगे, विसर्ग। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला से स्वरों की कुल संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला से स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो यहाँ विकल्प बी सही होगा। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? तो यहाँ पर विकल्प डी होगा, क्योंकि ये तीनों स्वर हैं और ये व्यंजन हैं, और ये स्पर्श व्यंजन में स्पर्श व्यंजन का पांचवा वर्ण है। तो दोस्तों यहाँ विकल्प सही होगा डी। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा होगा और एक ऑप्शन यानी एक विकल्प आपको अलग ही दिख रहा होगा इनसे तीनों से भिन्न। तो वो विकल्प है, आप समझ गए होंगे, वो विकल्प है सी। आपने ऐसे लिखे हुए देखा होगा, ऐसे लिखे हुए देखा होगा, मगर ऐसे वर्णमाला में ऐसे कभी लिखा नहीं देखा होगा। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। तो यहाँ आप विकल्प देख के समझ गए होंगे कि यहाँ पर व्यंजनों की संख्या है 33। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? तो दोस्तों हमने आपको बताया था अग्रस्वर, अग्र, मध्य, पश्च। तो अग्र में हमने आपको ई, ए, और यहाँ हमने दे रखा था आ यानी ए, छोटा आ, और बाकी के जो बचते हैं, और यहाँ री भी होती है, और बाकी के जो बचते हैं वो पश्च में आते हैं। तो हमने देखो ई यहाँ आ गई है ना। अब इनमें से कोई नहीं है क्योंकि ये स्पर्श व्यंजन है। इसमें से बचा ये, तो ये इन दोनों में नहीं है, तो कहाँ होगा, ये पश्चिम में होगा। तो ऑप्शन यहाँ सही होगा ए। दोस्तों इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलो चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं, 6 ध्वनि का उच्चारण स्थान है। क्या है? 6 ध्वनि का उच्चारण स्थान है। तो यहाँ होगा विकल्प सी, क्योंकि यहाँ होगा विकल्प सी, क्योंकि ये 6 वर्ग में आता है। 6 वर्ग तालु से बोला जाता है और उसे इसलिए कहते हैं तालव्य व्यंजन। तो दोस्तों इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो दोस्तों संयुक्त व्यंजन यानी 6 संयुक्त व्यंजन है, आपको पहले ही बता दिया। त्रय संयुक्त व्यंजन है, ज्ञ संयुक्त व्यंजन है, और ये वाला जो विकल्प है, ये वाला विकल्प है, ये ऊष्म व्यंजन वाला है। और बी यहाँ पर सही उत्तर होगा बी, क्योंकि ये ऊष्म व्यंजन है। जबकि प्रश्न में कहा गया है एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो हम विकल्प बी के साथ जाएंगे, क्योंकि इसी में संयुक्त व्यंजन नहीं दे रखा है, बाकी तीनों में संयुक्त व्यंजन है। चलो दोस्तों इतनी बात समझ में आई होगी। अब चलते हैं
अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है तालव्य व्यंजन है। तालव्य व्यंजन आपको अच्छे से पता होगा दोस्तों कि तालव्य व्यंजन जो च वर्ग होता है, च वर्ग वो तालु से बोला जाता है, और ट वर्ग होता है वो मूर्धा से बोला जाता है, इसलिए उसे मूर्धन्य कहते हैं। त वर्ग दंत्य से बोला जाता है, इसलिए दंत कहते हैं उसे। और प वर्ग ओष्ठ यानी ओठ से बोला जाता है, तो इसलिए ओष्ठ कहते हैं। तो यहाँ पूछा गया है तालव्य, तो तालव्य है यहाँ विकल्प ए, च छ ज झ, ये तालव्य व्यंजन है। दोस्तों चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यह र ल व किस वर्ग के व्यंजन हैं? तालव्य, ऊष्म, अंतस्थ या ओष्ठ। यानी तालव्य व्यंजन यानी जो स्पर्श व्यंजन होते हैं, जो च वर्ग होता है वो तालव्य होते हैं। ऊष्म ये होते हैं ओष्ठ। प वर्ग होता है वो होता है, तो यहाँ आंसर होगा सी, यानी अंतस्थ व्यंजन होते हैं य र ल व। तो दोस्तों इतनी बात समझ में आई होगी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अनुनासिक का संबंध होता है। अनुनासिक का संबंध किससे होता है दोस्तों? तो हम कहेंगे प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा वर्ण होता है अनुनासिक होता है। तो वो किससे बोला जाता है? विकल्प में दे रखे हैं केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह दोनों से। दोस्तों नाक और मुंह दोनों से हम अगर नाक का सहारा नहीं लेंगे तो हम इन वर्णों का उच्चारण सही से नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों विकल्प सही होगा सी। अब दोस्तों चलते हैं विकल्प होगा यहाँ पर सी। और चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो दोस्तों मैंने बता ही दिया है कि अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। तो वर्ग के पंचमा अक्षर, प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर होता है वो अनुनासिक व्यंजन होता है। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो च वर्ग किससे बोला जाता है? तालु से। तो यहाँ विकल्प सही होगा ए, तो तालु। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है? यानी इनमें से ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो हम कहेंगे कंठोष्ठ। कंठोष्ठ क्यों कहेंगे? जब हम ओ को तोड़ेंगे तो ये इस तरह टूटेगा। तो ओ को किससे बोलते हैं? कंठ से। ऊ को किससे बताया था? ओठ से। इसलिए इसको कंठोष्ठ वर्ण कहते हैं। दोस्तों इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम। तो दोस्तों मैंने बताया था वर्ण या ध्वनि, फिर उसके बाद अक्षर, अक्षर के बाद शब्द, फिर पद। तो दोस्तों फिर तब जाके उन्हें मिलाकर के बनता है वाक्य। तो दोस्तों हम सबसे पहले देखेंगे कि सही क्रम में कौन सा विकल्प है। क्या पहले शब्द आता है, शब्द के बाद ध्वनि आती है? हम कहेंगे बिल्कुल नहीं। क्या शब्द आता है, शब्द के बाद वाक्य बन जाता है शब्द से? नहीं, हम कहेंगे बिल्कुल गलत। पद से वाक्य बनता है? सही है। अच्छा, वाक्य के बाद क्या ध्वनि आती है? नहीं, हम कहेंगे बिल्कुल गलत। ध्वनि के बाद शब्द, शब्द के बाद पद, फिर वाक्य। हाँ, विकल्प के आधार पर हम इसे चुनेंगे क्योंकि ये सही क्रम दिया हुआ है। दोस्तों इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी।
चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रयत्न के आधार पर लय किस प्रकार की ध्वनि है? यानी प्रयत्न यानी प्रयास के आधार पर जो मैंने बताया था। तो लय विकल्प यहाँ होगा ए सही, क्योंकि लय पार्श्विक व्यंजन होता है। उत्क्षिप्त में 2 बताए थे और इसे ही द्विगुण व्यंजन कह देते हैं। कौन से? ये वाले। ये प्रकंपित रे होता है। संघर्षहीन ये और वह ये होते हैं। तो दोस्तों यहाँ विकल्प सही होगा ए। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं? दोस्तों अंतस्थ व्यंजन मैंने बताए थे 4 और ऊष्म भी बताए थे 4। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? य, र, ल और व ये होते हैं। और ऊष्म कौन से होते हैं? से और है। तो ये 4 और ये 4 कुल मिलाकर के हुए 8। तो यहाँ विकल्प कौन सा सही होगा? वी। चलो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दीर्घ का वर्ण विच्छेद करिए। दीर्घ का वर्ण विच्छेद करिए। तो दोस्तों हम अगर इसे तोड़ेंगे तो सबसे पहले द वगैर मात्रा के, फिर री, फिर गे, फिर ए। इस तरीके से इसका विच्छेद करेंगे। दोस्तों ऑप्शन यहाँ सही होगा ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है? इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है? तो दोस्तों ये सभी व्यंजन हैं और यहाँ ये स्वर है और इसे हम संयुक्त स्वर भी कह देते हैं, क्योंकि ये ए प्लस ए से मिलकर बना है, इसलिए इसे संयुक्त स्वर भी कह देते हैं। ऑप्शन सही होगा ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ऊष्म व्यंजन कौन सा है? दोस्तों मैंने ऊष्म व्यंजनों की संख्या बताई थी 4, जिसमें मैंने आपको लिखकर भी बताए थे और फिर बता देता हूँ मैं ये, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि आपको याद हो जाए, आपको याद कराना। तो दोस्तों यहाँ दे रखा है ऊष्म व्यंजन कौन सा है। तो दोस्तों इन चारों में से देखिए कि इन ऑप्शन में जो ये विकल्प दे रखे हैं इनमें से कौन सा वर्ण है। तो देखिए हम जाएंगे ऑप्शन यानी विकल्प ए के साथ, क्योंकि ए में ही है दे रखा है और ये है क्या है? ऊष्म व्यंजन। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद कीजिए। तो उद्यान, तो मैं कह रहा हूँ उद्यान, तो उद्यान, तो इसमें है ऑप्शन सी। इसका क्रम पूरी तरह से सही है और इसका जो विच्छेद हुआ है वो बिल्कुल सही ढंग से हुआ है, इसलिए इसका सही आंसर है विकल्प सी। चलो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? कौन सा पश्च स्वर है? तो यहाँ ये दोबारा दे दिया है फिर से, तो यहाँ ऑप्शन होगा ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ हैं कितनी? ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 6 वर्ण किसके योग से बना है? दोस्तों आपको मालूम होगा कि 6 वर्ग किसके
किसके योग से बना है? तो यहाँ विकल्प ए सही है। दोस्तों, एग्जामिनर इस तरीके से ऑप्शन दे देता है, और जब हम जल्दबाजी करते हैं और हम सही ढंग से नहीं पढ़ते हैं तो हम कभी कभी इस तरह के ऑप्शन को भी चुन लेते हैं जो हमारा गलत हो जाता है। तो दोस्तों, इस बात पर आपको खास ध्यान देना होगा। तो दोस्तों, विकल्प सही होगा ए। चलो दोस्तों, चलते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द के द्वैत्व व्यंजन हैं? द्वैत्व व्यंजन का मतलब होता है कि कोई ऐसा वर्ण जो बगैर स्वर के हो और दूसरा वही वर्ण जो स्वर के सहयोग से हो। तो यहाँ पर यानी कहने का मतलब सीधी भाषा में कि डबल, यानी वही अक्षर डबल होता है, वह द्वैत्व व्यंजन होता है। जैसे यहाँ देखेंगे कि डबल क्या है, यहाँ उत्साह यानी दिल्ली, ले दो बार हैं, दिल्ली कह लो, बिल्ली कह लो, तो बिल्ली में ली, जैसे बिल्ली बिल्ली, तो इस तरीके से तो ये द्वैत्व व्यंजन है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप जो भी मैं समझा रहा हूँ इस प्रैक्टिस सेट में आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और जो पीछे पड़ा है वो भी आपका रिवाइज होता चल रहा होगा। दोस्तों, अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 50 की तरफ, और वो आपका प्रश्न अंतिम प्रश्न होगा। दोस्तों, सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में हैं? अब इस वर्ग में हमें देखने होंगे कि सभी स्पर्श व्यंजन किस वर्ग में है। तो हम कहेंगे पहले में, तो हम कहेंगे नहीं, क्योंकि इसमें ऊष्म व्यंजन भी दे रखा है, इसमें अंतस्थ व्यंजन भी दे रखे हैं। फिर आते हैं विकल्प बी की तरफ, तो इसमें अंतस्थ व्यंजन दे रखा है, इसमें ऊष्म व्यंजन दे रखा है। फिर आते हैं ऑप्शन यानी विकल्प सी की तरफ, तो इसमें के चे पे दे, हाँ ये कहीं तक सही है। और देखते हैं अगला विकल्प भी देखते हैं, तो इसमें ऑप्शन है दे रखा है, ऊष्म दे रखा है, यानी ऊष्म व्यंजन है ये अंतस्थ व्यंजन भी है। तो यहाँ विकल्प सही होगा सी, क्योंकि इसमें सभी के सभी स्पर्श व्यंजन हैं। तो दोस्तों, जो मैंने इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा न खींचते हुए हम अपनी बात को यहीं विराम देते हैं। और दोस्तों, हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे YouTube चैनल हिंदी विद निराला YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे हमें दोस्तों मोटिवेशन मिलता रहे। दोस्तों, हमें यही उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करोगे और शेयर भी करोगे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।